रियल नंबर एक नंबर नहीं है, यहाँ मैथ्स का फाउंडेशन। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया तो आपकी मैथ्स का डर खत्म हो। यह वीडियो क्लास 10th के लिए है, पहला चैप्टर जिसमें बेसिक चीजें सिखाई गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेडिंग डालिएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। हेडिंग डालिएगा प्राकृतिक संख्या। आइए समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो लिखिएगा, वस्तुओं की गिनती करने, वस्तुओं की गिनती करने के लिए, गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आएगी। अब प्राकृतिक संख्या को नेचुरल संख्या कहा जाता है, इसे हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ पे मान के चलिए कि हमारी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्याएं कुछ इस तरीके से होती हैं। यहाँ पे जो गिनने वाली इस्तेमाल होती है, ठीक है, और कहाँ तक, अनंत तक। क्लियर है। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर मैं कुछ संख्याएं दूं आपको, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जीरो, क्या प्राकृतिक संख्या है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जीरो का यूज गिनती करने के लिए नहीं होता। ठीक है, यानी कि जिन संख्याओं को वस्तुओं की गिनती करने के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जीरो आपका इसमें शामिल नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें 1.5 की, तो आप बताइएगा क्या यह प्राकृतिक संख्या है? आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, दशमलव में कोई संख्या है तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ऐसे ही हम अगर बात करें 0.5, तो ये भी आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर हम माइनस में बात करें -2, तो ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा हो जैसे 51/17, तो यहाँ से 17×51, अब आप कह सकते हो कि यह जो है यह प्राकृतिक संख्या है। तो एक बात यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि जो भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है, उनका प्रयोग सर्वप्रथम किसमें किया जाता है? वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसे हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं। और ये संख्याएं एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। सारी की सारी पॉजिटिव संख्या होती है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का ना तो जीरो होगा, ना तो दशमलव में होगी, ना ही फ्रैक्शन में होगी। और फ्रैक्शन में भी होगी, यानी भिन्न में भी संख्या होगी, तो उसको सिंपल फास्ट सिंपल करने पर ये चीजें आनी चाहिए। यानी कि जैसे यहाँ पे 3 निकल के आ रहा, वो भी पॉजिटिव संख्या निकल के आनी चाहिए। ठीक है, अब एक बात और समझिएगा, अगर मैं एग्जाम्पल में मान के चलिएगा 2/3 ले रहा हूँ, ठीक है, तो क्या आप इसे प्राकृतिक संख्या कह सकते हो? आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ठीक है, और ना ही नेगेटिव में कोई संख्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्राकृतिक संख्या बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अगली हेडिंग आपको डालनी है साथियों, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या होती है, इसको पहले हम लोग देखते हैं, इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं और फिर समझते हैं। तो देखिएगा, यदि, देखिए, यदि प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो यानी कि शून्य, यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो यानी कि शून्य को शामिल कर लिया जाए, तो शामिल कर लिया जाए, ठीक है, तो प्राप्त संख्याओं के समूह को, तो प्राप्त संख्याओं के समूह को
क्या कहेंगे साथियों? पूर्ण संख्याएँ कहा जाता है। पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएँ कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा। पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर कहते हैं, यानी कि इसे W से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे W से अब पूर्ण संख्याएँ जो होती हैं, एक्चुअल में 0 से स्टार्ट होती हैं। सारी की सारी और जो संख्याएँ होती हैं, वो क्या होती हैं साथियों? पॉजिटिव संख्या होती है और कहाँ तक? अनंत तक। अब एक बात आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखो यहाँ पे जो आपकी प्राकृतिक संख्याएँ थी, वो 1 से स्टार्ट हो रही थी अनंत तक। ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा होल नंबर होता है, ठीक है? तो वह क्या होता है? अगर प्राकृतिक संख्या में ये जो नेचुरल नंबर है, इसमें हम क्या करें? 0 को भी शामिल कर दें, उसे ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है साथियों? अच्छा, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिए। मैं आपको कुछ संख्याएँ दे रहा हूँ। आपको ये बताना है कि 0 जो है तो पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो आप कहोगे 0 जो है पूर्ण संख्या है। मैं कह रहा हूँ कि 1.5 क्या यहाँ पूर्ण संख्या है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। ठीक है। मैं कह रहा हूँ 0.5 क्या यहाँ पूर्ण संख्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये -3 दे रखा है, क्या यहाँ पूर्ण संख्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। ठीक है? तो ठीक है। अब तो इस तरीके की अगर संख्याएँ हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए, तो वह हमारी पूर्ण संख्याएँ बन जाती। ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? चलिए, अगली हेडिंग डालते हैं साथियों, पूर्णांक संख्या। अब हम लोग समझते हैं पूर्णांक क्या होती है। तो यहाँ पे साथियों समझते हैं कि पूर्णांक संख्याएँ क्या होती हैं। अब देखिए, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को शामिल कर लिया जाए, ऋणात्मक मानों को शामिल कर लिया जाए कर लिया जाए ठीक है, कर लिया जाए तो तो प्राप्त संख्याओं के समूह को समूह को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। कहा जाता है। अब यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं। चलो आओ समझते हैं। अगर मैं क्या करूँ, नंबर लाइन लूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 लिया और यहाँ पे ये 1, 2, 3 और इस तरीके से आप अनंत तक दिखा देंगे ये संख्या। ठीक है? अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हम -1, यहाँ पे -2 और इस तरीके से -3 और कहाँ तक? अनंत तक। तो ये जो है इस साइड में, देखो, इस साइड में ये जो आपकी है, इसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है? अब अगली बात समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को शामिल कर लें, तो उसे हम लोग होल नंबर बोलते हैं, यानी पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब पूर्णांक संख्या एक्चुअल में क्या होती है? देखो, जो यह प्राकृतिक संख्या है n, इनका अगर निगेटिव मान ले लिया जाए, ठीक है, ऋणात्मक मान ले लिया जाए। अब क्या किया हम लोग, इधर ऋणात्मक मानों को शामिल कर दिया। ठीक है,
तो इस पूरी संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। इसे आई से दिखाते हैं या फिर जेड से भी दिखाया जाता है। ठीक है, क्या ये बातें क्लियर हैं आपको साथियों? ठीक, ध्यान समझिए कि इसी में सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। जितनी पॉजिटिव संख्याएं हैं ये वाली, एक से लेके अनंत तक, उन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है। इन नेचुरल नंबर में अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए, देखो यहाँ पे मैंने जीरो को शामिल कर दिया इसमें, इसे होल नंबर कहेंगे। और इसमें अगर होल नंबर में हम क्या करें, यहाँ जो आपकी पॉजिटिव संख्या थी प्राकृतिक संख्या वाली, इसको ऋणात्मक बना दें इस साइड में, तो पूरी की पूरी संख्या ये जो मिलेगी, यहाँ आपका जो है क्या हो जाएगी साथियों, इस संख्या को पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब एक चीज समझिएगा, ये जो पॉजिटिव संख्याएं हैं, ये जैसे ये वाली पॉजिटिव संख्या है, इन्हें कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। क्या कहा जाता है साथियों? धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, और यह जो है ये आपकी संख्याएं हैं, चलो मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये जो आपकी ऋणात्मक संख्याएं हैं यहाँ तक, इन्हें आप क्या कहोगे? इसे कहोगे ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहोगे साथियों? ऋणात्मक पूर्णांक। और जो शून्य होता है, ठीक है, जो आपका जीरो होता है, तो जीरो जो होता है साथियों, वह क्या होता है, वह एक्चुअल में इसे शून्य पूर्णांक या फिर शून्य पूर्णांक या फिर इसे उदासीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं साथियों? आइए कुछ एग्जांपल्स को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर मान के चलिएगा मेरे पास जो है -26/13 है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, माइनस कर दो। अब आपको ये बताना है कि ये पूर्णांक संख्या है कि नहीं। तो आप कहोगे ये पूर्णांक संख्या है। क्यों पूर्णांक संख्या है? क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या थी अगर उनका ऋणात्मक मान आ रहा है तो पूर्णांक संख्या है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ भैया 57 ले रहा हूँ, आपको यह बताना है कि ये पूर्णांक संख्या है कि नहीं। आप कहोगे बिल्कुल है। मैं कह रहा हूँ -2.5, अब आपको बताना है कि ये पूर्णांक संख्या है कि नहीं। आप कहोगे भैया पूर्णांक संख्या ये वाली नहीं है। कारण क्या है? कोई भी दशमलव वाली संख्या, कोई भी भिन्न वाली संख्या नहीं होगी। जैसे यहाँ पे आप भिन्न देख रहे हो, परिमेय संख्या देख रहे हो, लेकिन जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं तो -2 आ जाता है, तो यह तो आपकी पूर्णांक संख्या बन जाती है। क्लियर बात? तो -2.5 ये भी आपका पूर्णांक संख्याओं में नहीं आएगा। अगर हम बात करें 0.5 की, तो आप ये बताइएगा क्या यह पूर्णांक संख्या है? आप कहोगे बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं 0 ले लूं तब बताइएगा क्या यह पूर्णांक संख्या है? आप कहोगे जी बिल्कुल पूर्णांक संख्या। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। आइए समझते हैं साथियों परिमेय संख्या को। हेडिंग डालिएगा परिमेय संख्या। ठीक है, हेडिंग डालिएगा परिमेय संख्याएं। अब इसमें पहले समझिएगा, पहले हम लोग परिभाषा को लिख लेते हैं, फिर इसको हम लोग समझते हैं। तो लिखिएगा, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, व्यक्त की जा सकती है, P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, तथा जहां P और Q पूर्णांक, जहां P और Q क्या हो भैया? पूर्णांक हो। ठीक है, परंतु
क्यू जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आइए इस चीज को समझते हैं। अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या यह जो है मान के चलिएगा, ये ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि यह अंश जो है पी है और हर क्या है क्यू है, यानी पी बटे क्यू के रूप में। और जहां पे पी और क्यू क्या हो भैया, पी और क्यू जो है यह जो है क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अब बात को समझने का प्रयास कीजिए। चलो अभी यहाँ पे ऐसे समझते हैं, पी और क्यू जो है ये क्या हो, पूर्णांक। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है साथियों। अब इसी में मैं एक चीज और भी समझा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, जो हमारा पी है वह क्या क्या हो सकता है। देखो पी और क्यू पहली बात तो पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी आपकी दशमलव में संख्या नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आप पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पूर्णांक है पी क्या क्या हो सकता है भैया, ये पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव पूर्णांक हो सकता है। यह जो है निगेटिव हो सकता है और यह शून्य भी हो सकता है। ऊपर वाला पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य भी हो सकता है। अगर मैं क्यू की बात करूं, यहाँ पे समझिए, तो यह जो है पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। कारण क्या है, ये देखो इधर समझिए। अगर मान के चलो 2/0 है, तो किसी भी संख्या में यदि नीचे जीरो आ जाता है तो वह अपरिभाषित है। क्या ये बात आपको क्लियर है। ठीक है, इसलिए भैया यहाँ पे जो है नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्यों जो है कभी भी जीरो नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि पी जो होगा वो पूर्णांक संख्या होगी, यानी पॉजिटिव संख्या भी लेगा, नेगेटिव भी लेगा और शून्य पूर्णांक भी लेगा। लेकिन जो क्यों होगा वो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक ही लेगा। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ आपको बताना। देखिएगा, मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। चलो यहाँ पे समझते हैं। मान के चलो 12/13। ठीक है, तो क्या यहाँ परिमेय संख्या है। आप कहोगे भैया देखो ये भी आपका पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, पी भी पूर्णांक, क्यू भी पूर्णांक। आप कहोगे बिल्कुल है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे -12/15 ले रहा हूँ। ठीक है, 15 नहीं 13 ही ले लेते हैं, फिर अभी समझाते हैं आप। ठीक है, तो देखो ऊपर वाली भी पूर्णांक है, धन ऋणात्मक पूर्णांक है, नीचे वाली धनात्मक पूर्णांक है। आप कहोगे ये भी परिमेय है। क्या ये बात क्लियर है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी चीजों को समझते जाइए। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ चलो -12/15 ही ले लेता हूँ। माइनस का 15 ले लेते हैं, ऊपर ले चुके हैं ना, तो नीचे भी -15 ले रहे हैं। क्या ये भी परिमेय संख्या है। आप कहोगे जी बिल्कुल, क्योंकि परिमेय की शर्त क्या है कि पी बटे क्यू के रूप में हो, भैया पी बटे क्यू के रूप में है। ठीक है, और पी और क्यू जो क्या होने चाहिए, वो जो है पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। तो देखो ऊपर क्या है, माइनस में है यानी ऋणात्मक पूर्णांक, नीचे भी ऋणात्मक पूर्णांक, तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 0/5, यह जो आएगा 0, क्या इसे आप बटे के रूप में लिख सकते हो। आप कहोगे जी, ऊपर शून्य है, शून्य पूर्णांक है, नीचे क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। आप कहोगे भैया ये जो है यह भी परिमेय संख्या है। कौन सा वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, तो आपकी परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, अभी इनमें और भी बातें समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, क्या जो प्राकृतिक संख्या होती है
वह जो है परिमेय होती है कि नहीं? तो आप कहोगे भैया होती है। क्यों होती है? जैसे मान के चलो आपने 3 ले लिया, ठीक है? इसको आप क्या लिख सकते हो? 3/1 लिख सकते हो, P/Q के रूप में लिख सकते हो। यानी कि यह जो संख्या है, ये बताओ परिमेय संख्या बनी कि नहीं बनी? तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएँ हैं, वो सारी की सारी क्या होंगी भैया? परिमेय संख्याएँ होंगी। अगली बात, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी? पूर्ण संख्या की। आइए पूर्ण संख्या को भी समझते हैं। तो क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है? पूर्ण संख्या क्या परिमेय संख्या होती है? आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या मैंने क्या लिया? मैंने ले लिया 0। ठीक है, इसमें मैं मान के चलो यहाँ 0/2 कर दूं। ठीक है, या फिर इसे ही मैं ये कह दूं कि 0/-2। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? अब आप बताइएगा ये जो है P/Q के रूप में है कि नहीं है? ठीक है, भाई परिमेय संख्या क्या शर्त है? शर्त ये है कि ये जो P और Q है ये पूर्णांक होने चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ऊपर 0 होगा चलेगा। ठीक है, तो यह भी आपका, यह वाला भी एग्जाम्पल आपका परिमेय संख्या है। तो हमें यहाँ से कुछ बातें निकल के आई कि अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या होती है तो परिमेय संख्या होगी, कोई भी पूर्ण संख्या है तो भी वो परिमेय संख्या होगी। आइए अब बात कर लेते हैं पूर्णांक संख्या की। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या को समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, क्या कोई भी पूर्णांक संख्या, क्या कोई भी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है? आइए चेक करते हैं। मैंने क्या लिया? मैंने एग्जाम्पल पर क्या ले लिया? अब मैंने -11 उठा लिया। क्या इसे -11 यानी बटे के रूप में लिख सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया भैया, इसे जो है P/Q के रूप में लिख दिया। ठीक है, P/Q के रूप में हो गया। अब P/Q के रूप में अगर कोई भी संख्या लिखी जाती है तो सीधी सी बात है कि वह जो है परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ये भी परिमेय संख्या है। अब अगली बात यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ 5/0, तो यह जो होगा अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित होगा। अब बात समझिए, ऊपर जो है 5 है, आप कहोगे धनात्मक पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि P/Q के रूप में होना चाहिए। ठीक है, अब शर्त ये है, देखो आप कहोगे P/Q के रूप में तो है, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको P/Q क्या है? ये परिमेय है। लेकिन एक शर्त होती है, भैया Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो नीचे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हम कहेंगे यह जो संख्या है, यह जो है परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आइए और भी परिमेय संख्याओं के बारे में समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे √36। तो आपको ये बताना है क्या ये परिमेय संख्या है? देखो 36 में 6 आपका बाहर निकल आएगा, ये बन गई प्राकृतिक संख्या। और कोई भी प्राकृतिक संख्या आपकी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर है। अब मैं अगर ऐसे ही बात करूं, √9 की बात कर रहा हूँ, तो इससे भी 3 निकल आएगा। इसको मैं बटे के रूप में लिख सकता हूँ, ये भी मेरी परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे बात करूं, समझिए, √35 बटे √37। अब आप ये बताइएगा क्या ये परिमेय संख्या है? आप कहोगे यह जो है परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यह रूट से बाहर नहीं निकल पाएगी। रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो वह जो है परिमेय संख्या कभी भी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे हम कहेंगे परिमेय संख्या नहीं है।
परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्या ये बात है आप लोगों को क्लियर? अच्छा, अब हम लोग एक और बात समझ लेते हैं। देखो, इनसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको बड़े गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। परिमेय संख्या, ठीक है, अगर हम इनके चिन्हों की बात करें, यानी p बटे q, इनके अगर हम, ये आपकी परिमेय संख्या समझते रहिएगा, ठीक है। अगर हम इनके चिन्हों की बात करें तो समझिएगा, अंश व हर का चिन्ह जब समान हो, तो पहला पॉइंट यहाँ पे समझिए, अंश व हर का चिन्ह समान, अंश व हर का जब चिन्ह समान होगा, ठीक है, तो वो परिमेय संख्या आपको मिलेगी क्या? ठीक है, इसको समझिएगा, इसका एक एग्जांपल, ठीक है, फिर आपको समझाते हैं। जैसे मान के चलिएगा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया 5/7, तो देखो, ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, आप कहोगे दोनों के चिन्ह समान हैं, तो यह जो है आपको कौन सी परिमेय संख्या देगा? आप कहोगे धनात्मक, धनात्मक परिमेय। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? अगली बात समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं अंश व हर के चिन्ह जब विपरीत हो, विपरीत हो, क्या हो? विपरीत हो। जैसे मान के चलिएगा, मैं यहाँ पे एग्जांपल कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ, मैंने ऊपर ले लिया ऋणात्मक, नीचे ले लिया धनात्मक। देखो, ऊपर वाले और नीचे वाले यानी p बटे q, ठीक है, अंश व हर, इनके अगर चिन्ह विपरीत हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको ऋणात्मक परिमेय संख्या मिलेगी। कौन सी परिमेय संख्या मिलेगी भैया? ऋणात्मक। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा, अगर मैं इसको यहाँ समझाने का प्रयास करूं, तो हमारी अगर चिन्हों की हम बात करें अंश व हर की, तो परिमेय संख्या या तो धनात्मक होती या ऋणात्मक होती। ठीक है, समझिएगा, या तो क्या होती है? धनात्मक, या फिर ऋणात्मक। ठीक है, ये जो रिजल्ट निकल के आता है, अब धनात्मक कब होती है? जब चिन्ह क्या हो? समान हो, चिन्ह समान, ठीक है, दिख रहा है? तब क्या होगा? उसका जो रिजल्ट आएगा परिमेय संख्या को धनात्मक आएगी, जब चिन्ह क्या हो? समान, और जब विपरीत हो, चिन्ह विपरीत, चिन्ह जब विपरीत होते हैं तो परिमेय संख्या क्या आती है? ऋणात्मक आती है। ठीक है, तो मैंने पहले एग्जाम्पल के माध्यम से इस तरीके से आपको समझाया है, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। परिमेय संख्या या तो धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, देखो, p और q जो है आपको पूर्णांक संख्या लेनी है। ठीक, तो p जो है आपका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, q जो है धनात्मक और ऋणात्मक, लेकिन जो इनसे बनती संख्या है ये क्या है? आपके पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या से जो परिमेय संख्या बनती है, जिन्हें बटे के रूप में लिखते हैं, तो वो आपको या तो धनात्मक परिमेय मिलेगी या ऋणात्मक परिमेय मिलेगी। धनात्मक कब होता है? जब अंश व हर का चिन्ह समान हो। ठीक, अगर ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव तो धनात्मक देगा, चिन्ह समान होने चाहिए। अगर मान लीजिएगा ऊपर निगेटिव नीचे भी निगेटिव, चिन्ह समान है, तो भी आपको धनात्मक परिमेय संख्या मिलेगी। अगर चिन्ह क्या है? अंश व हर के विपरीत होते हैं, तो आपको ऋणात्मक परिमेय संख्या मिलती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बात समझ में आई होगी। अभी परिमेय संख्या की चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, और भी चीजें हैं तो उनको भी समझते हैं। आइए यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। अभी परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में देखते हैं, तो हेडिंग डालिएगा यहाँ पे। आइए समझते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है दो प्रकार का होता है।
परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ये आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। पहला प्रकार क्या है समझिएगा। पहला जो होता है वह आपका होता है शांत। कैसा होता है साथियों? शांत। दूसरा जो होता है वह क्या होता है दोस्तों? वो होता है अशांत। क्या होता है? अशांत। और अशांत वाले में भी भैया कौन सा वाला याद करो? अनवसानी आवर्ती वाला। अनवसानी आवर्ती। ठीक है, तो शांत और अशांत। ठीक है, अब समझिएगा शांत दशमलव प्रसार को। तो हेडिंग डालिएगा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं, परेशान मत होइएगा। शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो शांत दशमलव प्रसार इसमें लिखिएगा परिमेय संख्याएं जिनमें परिमेय संख्याएं जिनमें p व q का भाग देने पर p व q का भाग देने पर p व q का भाग देने पर अंत में शेषफल अंत में शेषफल ठीक है शून्य प्राप्त होता है। शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो वे दशमलव संख्याएं तो वे दशमलव संख्याएं संख्याएं तो वे दशमलव संख्याएं। ठीक है, तो वे दशमलव संख्याएं क्या कहलाएंगी? शांत दशमलव प्रसार वाली। शांत दशमलव प्रसार वाली। शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आइए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करवाएंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, ये आप 9th में पढ़ चुके हो। अब देखिएगा, जैसे कि अगर किसी भी संख्या में भाग दोगे, जैसे यहाँ पे देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ 2/5 कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2/5 कितना आएगा? 0.4। अब ये आगे चीजें बढ़ नहीं रही हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से बात करूँ, जैसे आपका 0.75 ले लो। ठीक है, तो ये शांत वाली दशमलव प्रसार है। अगर मान के चलो यहाँ पे 2.857 है, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। 35.678 है, तो ये दशमलव प्रसार है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं? अगर कंफ्यूजन है तो समझिएगा। चलो एक्सप्लेन कर देते हैं। मान के चलो मेरे पास जो है कुछ ऐसी संख्या लेते हैं। चलो 4 ले लेते हैं। 4 का मैंने भाग कराया, दशमलव रखा, 0 बढ़ाया। ठीक है, तो 4 पंचे 20, शेषफल कितना आ गया? 0। ठीक है, तो ये आपका कौन सा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अभी आपको जब अशांत वाला पढ़ोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं।
ठीक है, तो ये रफ भी है, तो ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा साथियों। अब हमें पढ़ना है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, लिखिएगा इसमें, पहले लिख लेते हैं फिर समझ लेते हैं। लिखो, ऐसी परिमेय संख्याओं को, ऐसी परिमेय संख्या को, संख्या लिखो, संख्या को दशमलव में बदलते समय, दशमलव में बदलते समय, दशमलव में बदलते समय भाग की क्रिया, भाग की क्रिया निरंतर चलती रहती है, भाग की क्रिया निरंतर चलती रहती है और शेष फल शून्य प्राप्त नहीं होता, और शेष फल शून्य प्राप्त नहीं होता। अर्थात भागफल में अंकों की, अर्थात भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होती रहती है, पुनरावृत्ति ऐसे लिखिएगा, पुनरावृत्ति होती रहती है। ठीक है, इस प्रकार की, इस प्रकार की दशमलव संख्याओं को, दशमलव दशमलव संख्याओं को, संख्याओं को क्या कहेंगे भैया? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं, दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, आप याद करो कि कक्षा 9 में कुछ आपने कुछ ऐसी संख्याएं चेंज की थी। एक ये वाला सवाल था। अब देखो ये डॉट डॉट जो है ना, हर बार छः 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 आता रहता है, तो कभी भी ये रुकता नहीं है। और हर बार देखो ये जो छः 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 आ रहा है, इसका मतलब एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। तो जिस संख्या की पुनरावृत्ति होती है उसी को आप चेंज कर पाते हो किसमें? परिमेय संख्या में। ठीक है, ऐसी संख्याओं को आवर्ती संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। एक और एग्जाम्पल समझिएगा, यहाँ पे अगर मैं ले लूँ 3.76767 और डॉट डॉट, तो यह भी आपका क्या होगा? ये वाली भी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। ये सारी की सारी चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भैया ये वाले जो संख्याएं हैं ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, आगे हम लोग फिर दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे।